सो एक बार फिर से जय हिंद टू एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली PYQs यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, दिस इज द पोस्टमार्टम एनालिसिस वीडियो और आज सीडीएस एग्जाम 2025 का एनालिसिस करेंगे। राइट, कल ही एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो आपके सामने एनालिसिस लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी अपकमिंग एग्जाम्स यूपीएससी के हैं, ताकि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को PYQ से अलाइन करो और रिविजन में भी आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा। और एट द सेम टाइम जिन्होंने सीडीएस एग्जाम 2025 दिया है वो अपने आंसर्स को भी मैच कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीडीएस 2025 को किस तरह से अपने सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम आज पॉलिटी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार यूपीएससी ने 16 क्वेश्चंस पूछे हैं इस बार पॉलिटी सेक्शन में, एंड काफ़ी अच्छा नंबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा पॉलिटी में क्वेश्चंस पूछते हैं उतना ज़्यादा आपका स्कोर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज पॉलिटी इज़ वन ऑफ दी स्कोरिंग सब्जेक्ट। तो जितना ज़्यादा पॉलिटी से क्वेश्चन आएंगे उतना ज़्यादा आप स्कोर करोगे। राइट, सो अब मैं इसमें रिपीटिशन की अगर बात करूँ कि यूपीएससी ने इस बार कितना रिपीटिशन करा है, तो यार रिपीटिशन काफ़ी ज़्यादा क्या रहा है, हाई। वो हाई क्यों रहा है? क्योंकि यार देखो, 16 क्वेश्चंस अगर यूपीएससी डाल रहा है आपसे आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो 12 से 13 क्वेश्चंस आप इजीली किससे सॉल्व कर सकते हो? PYQ से। यार बहुत ही ज़्यादा रिपीटिशन है। मतलब आसान भाषा अगर मैं कहूँ कि 80% पॉलिटी इस बार रिपीटेड रही है सीडीएस में। और देखो यार, इस तरह का रिपीटिशन इज़ नॉट रेयर, ठीक है, ये रेयर नहीं है, दिस इज़ वेरी कॉमन। इतना रिपीटिशन होता है, वो अलग बात है कि हम इस सब चीज़ों से अनअवेयर रहते हैं, तो इसी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए पोस्टमार्टम एनालिसिस सीरीज रहती हैं। और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि जो क्वेश्चंस बाहर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो उसको किस तरह से आप टैकल कर सकते हो, और अगर आपका अपकमिंग एग्जाम CAPF है, राइट, तो उसको आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है ये भी आपको इस एनालिसिस वीडियो में पता चलेगा। सो मूव करते हैं। और मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ कि इस एनालिसिस वीडियो को देखने के बाद ना आपका कॉन्फिडेंस यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाने वाला है कि यस, आपको सब कुछ आता है। राइट, और सच में आपको सब आता है, बस वो एग्ज़ाम के 2 घंटे होते हैं, उसमें आप किस तरह से परफॉर्म करते हो ये बहुत मैटर करता है, और उस परफॉर्मेंस में आपके 4 चांद लगाने का काम करता है PYQs। राइट, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल ओनली PYQs, आप इसको फॉलो कर सकते हो और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड दिस इज़ प्रथम अस्त्र, एंड जिन्होंने प्रथम अस्त्र का जो पार्ट बने हैं उनका पॉलिटी और पूरा GS सेक्शन काफ़ी अच्छा गया है। और अगर 80% अगर पॉलिटी में अगर पूछा गया है तो डायरेक्टली वो 80% को हिट कर पाए हैं, क्योंकि ये सारे ही रिपीटेड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मैंने प्रथम अस्त्र में डाले हुए हैं, और वहीं से यूपीएससी ने अगेन आपके सामने सीडीएस 2025 में पूछा है। सो अपने एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर पॉलिटी। अब यहाँ पे यूपीएससी किससे क्वेश्चन पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है जीएसटी का अमेंडमेंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। और अगर यहाँ पे अगर बात करें कि जीएसटी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो ये बहुत सिंपल सा आंसर है, वो आया था 101 अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसका आंसर रहने वाला है ए। अब इसके सोर्स की अगर बात करूँ तो इसका सिंपल सा सोर्स है PYQ। आप PYQ लगाओ, आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें वहीं मिलेंगी। सो ये एग्जाम है SOLDC 2019-20 का। तो यहाँ पर यूपीएससी ने क्लियर कट आपसे पूछा था कि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ है थ्रू विच अमेंडमेंट, तो आंसर है इसका 101। राइट, अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 100 अमेंडमेंट से क्या आया था, राइट। एंड उसके बाद हाँ, ये तो अभी अमेंडमेंट इतने नहीं आए हैं तो इसको आप हटा सकते हो। और अभी रिसेंटली 104th अमेंडमेंट भी हुआ है ना, इसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर नहीं पता तो देख लो, क्योंकि क्वेश्चंस अब यहाँ से आने वाले हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट मूव करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। सिंपल सी बात है यार, डायरेक्टली PYQ से पूछा है तो वेरी इजी क्वेश्चन। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन देखो, अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आधे से ज़्यादा एस्पिरेंट इस क्वेश्चन में फंस गए होंगे, राइट। क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने क्या करा है, यहाँ पे यूपीएससी का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। एवरीवन नोस कि यूपीएससी यूनाइटेड नेशन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है, और आए दिन यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन यूनाइटेड नेशन को किससे कनेक्ट कर दिया? नोबेल प्राइज से, राइट। तो दोनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, देन ओनली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो ये डुएबल क्वेश्चन उन्हीं एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने PYQs को रोंद रखा है, रगड़ दे रखा है PYQs पर। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, CDS 1 2024, यहाँ पे यूपीएससी क्या पूछ रहा है आपसे कि यूएन ऑर्गेनाइजेशन की, वो कौन सी यूएन ऑर्गेनाइजेशन है
जिसमें नोबेल प्राइज 2 बार जीता है, ठीक है। तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशन, HCR। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे कि UNHCR कौन सी बॉडी है, राइट। और इसका आंसर भी होने वाला क्या है, UNHCR। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तभी जब आपने क्या कर रखे होंगे, PYQs। और जिन्होंने प्रथम अस्त्र ले रखा है वो उन्होंने ये क्वेश्चंस को नहीं स्किप करा होगा। ये है बिल्कुल स्लीपिंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को मैं किस कैटेगरी में रखता हूँ, मैं इनको बोलता हूँ ये स्लीपिंग क्वेश्चंस हैं। ये आप सोते सोते हुए भी कर दोगे, कब, जब आपने PYQs को अच्छे से कर रखा होगा, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, और अगेन आई विल आस्क यू अगेन कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो सोर्स दिखाऊंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में आप डालोगे। और अगर आप इसको हार्ड कैटेगरी में या मॉडरेट में डाल लो ना, तो दैट मीन्स PYQs में आपकी कमांड कहीं ना कहीं पीछे है। तो इस पे वर्क करना भी अभी आपको करना पड़ेगा इस पे, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है अबाउट CVC, राइट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कौन सी कमीशन ने रिकमेंड करा था, कौन सी कमिटी बैठी थी जिस वजह से CVC बॉडी क्रिएट हुई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब यहाँ पे CVC की अगर बात करें तो देखो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और क्वाइट ईजी, बिकॉज यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ना, वो ऐसी कोई ब्लफिंग स्टेटमेंट नहीं है। सबसे पहले ये बोला है कि CVC इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वी एवरीवन सब जानते हैं, जितनी भी ये बॉडीज होती हैं, फॉर एग्जांपल UPSC, ठीक है, देन उसके बाद फाइनेंस कमीशन, देन उसके बाद ये CVC हो गई। तो इन सब के जो चेयरमैन होते हैं ना, इन सबको प्रेसिडेंट ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये फर्स्ट स्टेटमेंट आता है, करेक्ट। नेक्स्ट है, द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एज वन ऑफ द मेंबर। हाँ, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। नेक्स्ट, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप इन अ पोजीशन इन लोक सभा कैन बी ऑन द कमिटी टू रिकमेंड द अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, ये दिस इज नॉट समथिंग जो PYQs में पूछी हो, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम यूपीएससी इस तरह की स्टेटमेंट डाला है, तो ये PYQ में नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और लेकिन अब इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये काफ़ी जनरल सी स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस लिखा है, राइट। मतलब कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पे लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप, वो जो अपोजिशन में, वो रिकमेंड कर सकता है CVC का अपॉइंटमेंट। यस, पॉसिबल है, कर सकता है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हो जाता है करेक्ट। तो यहाँ पे आंसर होने वाला है 3। अब यहाँ पे CVC की अगर बात करूँ तो क्या यूपीएससी ने CVC से क्वेश्चन पूछे हैं? हाँ, पूछे हैं। यहाँ पे आप SOLDC 2015 का क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे भी CVC से क्वेश्चन है। देन उसके बाद आप UPSC ED एग्जाम, यहाँ पे ये प्रथम अस्त्र में इंक्लूड है इस तरह के क्वेश्चंस, तो यहाँ पे डायरेक्टली CVC से क्वेश्चन पूछा है। अगेन UPSC ED तो 2020 सेम पेपर, यहाँ पे CVC से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब इस तरह के पेपर्स तो देखो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है, टॉपिक वाइज तो और नहीं है, तो ये आपको सारा कहाँ मिल जाएगा, प्रथम अस्त्र में, राइट। सो अब इस क्वेश्चन को मैं बोलूँगा कौन सी कैटेगरी में रखोगे, तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है। ये मॉडरेट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स थी वो ऐसी नहीं थी जहाँ पे आप इजिली ब्लफ हो जाओ। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल डेट पूछ रहा है, राइट, कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज डिसाइडेड बाय अ UN जनरल असेंबली रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये कौन सी डे को ऑब्जर्व होता है, तो दिस इज समथिंग जो आप तभी करोगे जब आपने इसको कहीं सुन रखा है, ठीक है, कहीं न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा, राइट, या फिर आपने कहीं इसको करंट अफेयर में पढ़ लिया। ये क्वेश्चन तभी आप कर पाते हो, अदरवाइज ये आप स्किप करते हो, क्योंकि यहाँ पे सिंपल से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 20 जनवरी, 1 जुलाई, 15 सितंबर, 9 दिसंबर, है ना। जब पता होगा तब भी आप इसको क्या करोगे, ठीक है। जिसका आंसर क्या है, 15 सितंबर, राइट। तो यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी को ऑब्जर्व किया जाता है थ्रू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। अब जो ये यहाँ पे एक कीवर्ड दे रखा है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो मेरे दोस्त एक मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन ये रहेगी कि प्लीज़ इस बॉडी को, और एक और है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और जितनी भी जो यूनाइटेड नेशन की प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं उनके बारे में अच्छे से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इन ऑर्गन से बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, राइट। तो एक मेरे तरफ से आपको ये क्या है, स्टडी टिप है, ठीक है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अगेन ये क्वेश्चन कौन सा यार, क्वेश्चन है तो बहुत छोटा, लेकिन ये क्या है, हार्ड क्वेश्चन है, सिंपल। ये वही कर पाएंगे जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन कहीं पढ़ा है, तो उनके लिए बहुत ईजी है, अदरवाइज ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है, तो ये मॉडरेट में नहीं आता। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है अबाउट नीति आयोग,
ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है ये थीम प्लानिंग कमीशन का, जिसमें या तो यूपीएससी 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन पूछता है या फिर नीति आयोग से पूछ लेता है, राइट। तो इस बार किससे पूछा है? इस बार यूपीएससी ने नीति आयोग से क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। इस नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल होती है, राइट, और उसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर। क्या इस तरह का क्वेश्चन आया है? यस, आप यहाँ पर देखोगे CDS 2023, जस्ट 1-2 साल 1.5 साल पुराना पेपर, वहां पे यूपीएससी ने नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उस बॉडी में, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे फर्स्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यस, ये प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? ऑब्वियसली चेयरमैन होगा, राइट। नेक्स्ट सेकंड क्या है? गवर्निंग काउंसिल कंप्राइजेस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल दी स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी। मीन्स जो इसकी गवर्निंग काउंसिल होती है उसमें सारे सीएम होते हैं हर स्टेट के, प्लस जितने भी गवर्नर होते हैं सारी यूनियन टेरिटरी के, वो होते हैं। अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो क्या लिखा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज अ मेंबर ऑफ इट्स गवर्निंग काउंसिल। यस, लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अब अपनी यूटी है ना लद्दाख, तो यूटी लद्दाख का जो गवर्नर है वो इसका मेंबर होता है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, राइट, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर होने वाला है सी, बोथ ए एंड बी। अब बताओ ये क्वेश्चन तुम्हें कैसा लगा? मोस्ट प्रोबेबली यहाँ इस एग्जाम प्रेशर में तुम इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल फंस गए होगे कि यार लद्दाख का जो गवर्नर है वो इसका मेंबर होता है नहीं होता। लेकिन जिन्होंने नीति आयोग टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है या फिर सिर्फ PYQ भी देखे हैं ना, तो उन्होंने इस क्वेश्चन को आराम से कर लिया होगा, राइट। सो अगेन आई विल आस्क यू कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा। तो सिंपल सी बात है भाई, बहुत ईजी सवाल है, सिंपल PYQ से पूछा जा रहा है, तो आराम से आप करोगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे कमीशन पूछा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब यहाँ से मेरे तरफ एक स्टडी टिप ये है कि ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं और जितनी भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें अपॉइंट करने का तरीका क्या है, राइट, ये आपको सारा पता होना चाहिए। क्योंकि बिकॉज यूपीएससी पॉलिटी में जो एक क्वेश्चन पूछता है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से ज़रूर पूछ लेता है। अब यहाँ पे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है। तो पहले दे रखा है इट इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी। यस, सिंपल सी बात है, यस इट इज़ अ स्टेट्यूटरी बॉडी। और अगर PYQ देखें तो ये EPFO में आपसे पूछा गया है कि मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो उसका आंसर क्या था? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताओगे कि ये बॉडी कौन से ईयर में फॉर्म की गई थी, राइट, ईयर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज मैंडेट टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर वुमेन। सिंपल सी बात है, जब ये कमीशन वुमेन के पर्सपेक्टिव में बना है तो वुमेन्स के जितने भी लीगल सेफगार्ड्स हैं, राइट्स हैं, उनके बारे में ही ये रिव्यू देगी। और यही सेम स्टेटमेंट क्या किसी यूपीएससी ने PYQ में पूछा है? तो आप देखोगे CDS 2009 का जो पेपर है, यहाँ पे आप देखो, इसमें द मेन टास्क ऑफ द थर्ड स्टेटमेंट, the main task of the commission is to study and monitor all matters relating to the constitutional and legal safeguard provided for women। सिंपल सा स्टेटमेंट, इसको यहाँ पे शॉर्ट करके आपको स्टेटमेंट 2 बना दिया, सेम है बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट है, इट हैज द मैंडेट टू एडवाइज गवर्नमेंट, सॉरी, यहाँ पे एडवाइस लिखा है, यस, गवर्नमेंट को एडवाइस करती है ऑन ऑल द पॉलिसीज मैटर अफेक्टिंग द वुमेन। सिंपल सी बात है, जब वुमेन के लिए कमीशन है तो गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी। और गवर्नमेंट ने इस कमीशन को इसलिए बनाया है ताकि गवर्नमेंट वुमेन रिलेटेड जितनी भी अपकमिंग पॉलिसीज हैं वो वुमेन फेवरेबल हो। इस वजह से ये कमीशन बनाया गया है ताकि वो गवर्नमेंट को एडवाइस करे। बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे होने वाला है डी, राइट। अब अगेन आई विल आस्क यू, क्वेश्चन कैसा लगा यार? बहुत ईजी क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ रहा है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, डूएबल क्वेश्चन है ये। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ एग्जाम में बहुत सारे बंदे फंस गए होंगे कि यार यूपीएससी ने ये पूछ क्या लिया। एंड लेट मी टेल यू कि यूपीएससी ने, देखो यार, यूपीएससी की जितनी तारीफ करी जाए ना क्वेश्चन बनाने में, क्वेश्चन फ्रेम करने में, उतनी कम है। इनकी टीम इतनी बढ़िया है, ये जो 4 ऑप्शन रखती है ना, वो इस तरह से रखती है कि जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना वो अटेम्प्ट कर जाएगा, राइट। अब देखो, अगर किसी ने 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 ये पढ़ रखा है तो उसको पता होगा कि इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। 3 लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी। वो कौन कौन सी थी? वो थी कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, राइट। तो ये 3 तो हो गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज लेटेस्ट
कौन सी लेटरेचर जो 8th शेड्यूल में ऐड करी गई है। तो आप इस 3 लैंग्वेजेस को यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे दे रखी है, कोंकणी यस, मणिपुरी यस और नेपाली यस। अब देखो ये 3 लैंग्वेज है, ये ऐसी लैंग्वेज है जो एक साथ ऐड करी गई है, तो आप इसको एक साथ एलिमिनेट कर सकते हो, है ना, राइट। अब बचा क्या, मैथिली, ये ऐसी लैंग्वेज है जो रिसेंटली ऐड हुई है। तो अगर आपने ये PYQ का रखे हैं या फिर आपको जितनी भी 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं, जो मेन लैंग्वेजेस हैं, बार बार PYQ में पूछ रखी हैं, उनकी अगर आपको स्केड्यूल्स भी पता है ना, सॉरी स्केड्यूल कह रहा हूँ, उसके अमेंडमेंट, तो भी आप ये क्वेश्चन कर जाओगे। डूएबल क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में आई नो इस क्वेश्चन में बहुत एस्पिरेंट्स फंसे होंगे। अब इसका मैं आपको थोड़ा, एक तो मैंने देखो PYQ का सोर्स दिखा दिया, अगेन आप यहाँ पे देखोगे कि कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 1992 में ऐड करे गए थे थ्रू 71st अमेंडमेंट। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ पे सिंधी का लिखा है कि सिंधी 1967 में ऐड हुआ था, मुझे इसका आप अमेंडमेंट बताओ, किस अमेंडमेंट के थ्रू सिंधी को हमने ऐड करा था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं अगेन आपसे पूछना चाहूंगा मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, किस कैटेगरी में डालोगे, हार्ड, अगर हार्ड में डाल दो तो बेटा अभी आपको PYQs में और काम करने की जरूरत है। PYQs को अपना सबसे अच्छा स्टडी बडी बना लो। क्या बनाना है, PYQs को स्टडी बडी। और जब भी PYQs की याद आए तो आपको एक नाम याद आना चाहिए, दैट इज प्रथम अस्त्र, क्योंकि ये सारी चीजें टॉपिक वाइज प्रथम अस्त्र में दे रखी हैं। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन मेरे दोस्त, सारे सोर्स दिखा के अगेन तब मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्वेश्चन, हवाई में नहीं है कि यार मैं सारे क्वेश्चंस को इजी कैटेगरी में डाल रहा हूँ। जो इजी है वो इजी में आएगा, जो हार्ड कैटेगरी में वो हार्ड में जाएगा, राइट। और इजी कैटेगरी में तभी जाएगा जब वो PYQ से पूछा होगा या डायरेक्टली NCERT से पूछा होगा, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स किसके पास है। क्या ये क्वेश्चन डूएबल है? ऑब्वियसली ये क्वेश्चन डूएबल है। क्यों? क्योंकि आप CDS 1 2018 का जब पेपर उठा के देखोगे तो यही सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि which one among the following states of India has the largest number of seats in its legislative assembly। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया है और इस बार यहाँ पे काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पूछा है। बताओ क्या डिफरेंस है। जिसने ये क्वेश्चन करा होगा, जिसने ये PYQs पर एनालिसिस करा होगा, तो जाहिर सी बात है जब वो लेजिस्लेटिव असेंबली का यहाँ पे दे रखा है तो दिमाग में क्लिक करेगा, जब लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंशन है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पता होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर बताओ। इसकी कितनी सीट्स हैं, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है, इसकी कितनी है। तो बताओ यहाँ पे किस स्टेट की सबसे ज़्यादा राज्यसभा में सीट्स हैं। तो जो लोग बिहार पे डाउट कर रहे हैं, तो नहीं, बिहार के पास नहीं है, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं तमिलनाडु पर, राइट। अब देखो तुम्हें मैं एक स्टडी टिप दूंगा, तुम्हें सबसे पहले बताना चाहिए कि लोकसभा में किस स्टेट्स की कितनी सीट्स हैं, इस तरह से राज्यसभा में पता होनी चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली का क्वेश्चन दे रखा है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली कौन सी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं, देन सेकंड, देन थर्ड, मतलब इसकी तुम्हें क्या पता होनी चाहिए, क्रोनोलॉजी, ठीक है। अब तुम्हें इस चीज की क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में भी UPSC क्रोनोलॉजी वाइज भी पूछ सकता है कि 4 स्टेट्स तुम्हें पूछ देगा, ठीक है। कितनी स्टेट्स, 4 स्टेट्स पूछ देगा और उसी के 4 स्टेटमेंट आ जाएंगे आगे पीछे करके, और तुमसे पूछा जाएगा कि इसकी कौन सी स्टेट्स हैं जिनकी राज्यसभा में सबसे ज़्यादा स्टेट्स हैं, उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो इस तरह के क्वेश्चंस UPSC फ्रेम करता है, तो इसके लिए पहले से रेडी हो जाओ, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है डी, तमिलनाडु, जिसकी कितनी सीट्स हैं, 18। और बिहार की कितनी सीट्स हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करने से पहले क्वेश्चन कैसा है, सिंपल सा यार, इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दे रखी हैं। तो फर्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट हैज एडेड द राइट टू एजुकेशन, ठीक है। जो एक एक्ट आया था RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट, किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था। तो सबसे पहले देखा जाए क्या ये UPSC ने PYQs में पूछ रखा है, तो यस, ये UPSC ने PYQs में पूछा है, CDS एग्जाम में और SOLDC 2021 के एग्जाम में। तो यहाँ पे अगेन 86 अमेंडमेंट, तो मतलब यहाँ पे जो 86 अमेंडमेंट दे रखा है वो तो सही है। अब यहाँ पे कह रहा है जो ये एक्ट, जो RTE एक्ट ऐड करा गया था,
राइट टू एजुकेशन, ये डीपीएसपी में ऐड करा गया है, राइट। तो एक तो ये चीज देखनी है। नेक्स्ट, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ठीक है। और ये दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है। देखो क्वेश्चन काफी इजी है, लेकिन इस क्वेश्चन को करा गया है काफी ज्यादा ट्रिकी, है ना। तो यहाँ पे जो अमेंडमेंट दे रखा है वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऐड करा गया है ये डीपीएसपी के चैप्टर में ऐड नहीं करा है, ये ऐड करा है फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ऐड, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाती है, गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, राइट टू वर्क, एक सेकेंड, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन आर बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ठीक है। देखो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है एंड राइट टू वर्क फंडामेंटल राइट नहीं है, ये फंडामेंटल ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी में आता है। अब इसी का एक और मैं आपको पीवाईक्यू दिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर डीपीएसपी, कौन सा ऐसा वो है जो डीपीएसपी में प्रोवाइड नहीं होता। तो खैर इसका आंसर तो डी है, बाकी जो तीन है वो डीपीएसपी में आते हैं, राइट। तो राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क किसमें है, और राइट टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, तो जहाँ पे राइट टू वर्क लिखा हुआ है ना, ये आता है डीपीएसपी में, किसमें, डीपीएसपी। तो डीपीएसपी में आता है, ना कि फंडामेंटल राइट। राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, तो इसका ऑप्शन होने वाला है इसका ऑप्शन होने वाला है डी, नीदर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट के साथ आपके साथ खेला गया है कि जो 86 अमेंडमेंट आया था फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन के तौर पे, उसको पार्ट 3 में डाला गया है, ठीक है, ना कि डीपीएसपी के पार्ट में। और नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, राइट टू वर्क एंड राइट टू एजुकेशन, ये दोनों फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो फंडामेंटल राइट है, बट राइट टू वर्क इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सो अगेन आई विल आस्क यू, क्या ये क्वेश्चन कैसा लगा यार, ये क्वेश्चन मॉडरेट था, है ना। जिन्होंने एग्जाम स्ट्रेस में इस स्टेटमेंट से ब्लफ नहीं किया होगा तो वो इसको इजीली कर गए होंगे, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स ने क्या टिक करा होगा, बोथ, है ना। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, एज डिफाइंड इन आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 पूछा है, और आर्टिकल 12 किसकी बात करता है, स्टेट की। तो स्टेट में क्या क्या आता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये ये क्वेश्चन दे रखा है आपको आर्टिकल रिगार्डिंग आर्टिकल 12, और क्या हम ये पीवाईक्यू में देख पाएंगे, यस, ये पीवाईक्यू में डायरेक्टली पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्टेट, स्टेट टर्म का क्या मतलब है जो आर्टिकल 12 में डिफाइन करा गया है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये CDS 2021 में पूछा था, और इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन डी, इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब ये समझ लो, जो ये आर्टिकल 12 है ना, और जिसमें जो स्टेट मेंशन है, ये स्टेट बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिटली डिफाइन है। जो भी चीज़ जो गवर्नमेंट की बॉडी के अंदर आती है वो सब स्टेट का पार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला है ऑल ऑफ दीज, विच मीन्स ऑप्शन सी 1 2 3 4, सारी ही चीज़ें क्या है, स्टेट का पार्ट है, इवन लोकल अथॉरिटीज एज वेल। अगेन आई विल आस्क यू, यार ये तो सिंपल पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सी इजी कैटेगरी में जाने वाला है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से क्वेश्चन पूछा है, एंड दिस इज काफी अच्छा क्वेश्चन। और यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है द स्पीकर इज एम्पावर्ड टू रेफर स्यू मोटो एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज फॉर इन्वेस्टिगेशन। सिंपल सी बात है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, ठीक है, वो वहाँ का क्या है, बॉस, और उस बॉस के पास स्यू मोटो की पावर है कि वो किसी भी प्रिविलेज का क्वेश्चन के लिए इन्वेस्टिगेशन बना सकता है, करवा सकता है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज इज अकॉर्डेड प्रायोरिटी ओवर अदर आइटम इन द लिस्ट ऑफ बिजनेस। तो मैं थोड़ा मान के चलता हूँ, ये आपने स्टेटमेंट जनरली इतना नहीं पढ़ा होगा, आप इसमें फंसे रहोगे। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रिविलेज एक्सटेंड टू फ्रीडम फ्रॉम प्रिवेंटिव अरेस्ट और डिटेंशन। अब क्या ये स्टेटमेंट हमें कहीं पीवाईक्यूज में देखने को मिल सकती है, यस। CISF LDC 2019 का पेपर उठाओगे तो यहाँ पर स्टेटमेंट 2 देखोगे, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट अंडर लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन से क्या मिला होता है, इम्यूनिटी मिली होती है, ठीक है, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं। तो इसका आंसर होने वाला है 2 3 4। तो ये सारे प्रिविलेजेस आते हैं जो एक MP को दिए जाते हैं, और ये स्टेटमेंट 3 करेक्ट है। PYQs की बिल्कुल स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट।
तो 1-3 बिल्कुल सही है, और 1-3 आपको कहाँ मिलेगा, सिर्फ ऑप्शन डी में। तो मतलब स्टेटमेंट 2 अगर आपको नहीं भी आती ना, तब भी आप इसको आराम से कर जाओगे। तो ये स्टेटमेंट आप क्या करोगे, आप अपने नोट्स में ऐड करोगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा, सिंपल इजी क्वेश्चन है, क्योंकि PYQ ने आपको यहाँ पर हेल्प करी है स्टेटमेंट 3 को करेक्ट करने में, और 2 स्टेटमेंट अपने आप करेक्ट हो गई, तो ये इजी कैटेगरी में क्वेश्चन चला गया। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एडजर्नमेंट मोशन से क्वेश्चन पूछा है, और बताना है कि आपको कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट बताना है। तो देखो यहाँ नॉट करेक्ट क्वेश्चंस में अक्सर क्या होता है, 2 स्टेटमेंट होते हैं जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन सी देखो, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपस में क्या कर रही हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। कैसे, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू एनी रिसेंट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो एडजर्नमेंट मोशन है ना, वो क्या वो क्यों लाया जाता है, ताकि पार्लियामेंट में कोई भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर होता है, उस पर वो डिस्कस कर पाए, राइट। और ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, दिस मोशन कैन बी इन्वोक्ड ऑन एनी मैटर ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। कोई भी मैटर हो जो अर्जेंट इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस में कैटेगरी में आता है, उस पर हम एडजर्नमेंट मोशन लगा सकते हैं। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं वही एडजर्नमेंट मोशन के अंदर आते हैं, तभी एडजर्नमेंट मोशन पास होता है। क्यों, क्योंकि एडजर्नमेंट मोशन पास होने से क्या होता है, लोकसभा की जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक है, LS लोकसभा, है ना। तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन बी दे रखा है, एडजर्नमेंट मोशन इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर, यस, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोसीजर इसी वजह से है क्योंकि जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं एडजर्नमेंट मोशन पास होने के बाद, और एक पर्टिकुलर जो नेशनल इंपॉर्टेंस का जो एक मैटर है उस पर डिस्कस करा जाता है। और यही सेम चीज़ आपसे यूपीएससी ने PYQs में ऑलरेडी पूछ रखी है, सिविल सर्विसेज 2012 के पेपर में भी, और SOLDC 2019-20 के पेपर में भी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज यूज टू एडजर्न द हाउस टू डिस्कस अ डेफिनाइट मैटर। कोई एक पर्टिकुलर डेफिनाइट मैटर को क्या करा जाता है, डिस्कस करा जाता है, जो कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के अंदर आता है, ठीक है, अर्जेंट बेसिस पर। तो इसके लिए हमारा एडजर्नमेंट मोशन है, राइट। तो इसका ऑप्शन होने वाला है क्या, सी। कोई भी मैटर एडजर्नमेंट मोशन के अंदर नहीं आता, जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाले हैं सिर्फ वही आते हैं, ठीक है। तो बाकी 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, और ये आपकी स्टेटमेंट आपके नोट्स में इंक्लूड हो जानी चाहिए। सो आई वुड अगेन आस्क यू कि आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी। सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे अगेन यूपीएससी पूछ रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जो पार्टीशन है उसके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था। उसको हम रेडक्लिफ कमीशन भी बोलते हैं, और या फिर साइरल रेडक्लिफ। तो ये पर्सन थे जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दी थी, राइट। और यही सेम क्वेश्चन CSE 2014 में यूपीएससी ने पूछा है आपसे कि रेडक्लिफ कमेटी वाज अपॉइंटेड टू, क्यों अपॉइंट हुई थी, क्योंकि वो बाउंड्रीज को डीलिमिट कर सके बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अब मेरी तरफ से आपको एक होमवर्क रहने वाला है, वो ये कि आर्थर बेल्फोर ये क्या है। अब देखो मेरी बात एक बहुत ध्यान से सुनना, यूपीएससी ने अगर कोई पर्टिकुलर ऑप्शन डाल रखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आर्थर बेल्फोर डाल रखा है, तो ये ऐसे ही नहीं डाल रखा। यूपीएससी अब यही सेम कीवर्ड आगे पूछेगा आपसे एग्जाम में। यहाँ पे मॉर्टिमर दुरंत यहाँ पे दे रखा है, ये क्या है आपको नहीं पता, राइट। और मैं भी ये कीवर्ड को फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं इसके बारे में पढ़ के रखूंगा। और आर्थर ये जो 2 कीवर्ड है, और मैकमोहन तो एवरीवन नोस इंडिया चाइना के बीच में है, लेकिन ये ऑप्शन बी और ऑप्शन डी क्या है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये चीज़ आप सर्च करो, अभी सर्च करो, ठीक है, अभी सर्च कर लोगे कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा, और वही सेम चीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी लिख के दिखाओ, तो आपका होमवर्क डन। नेक्स्ट टाइम अगर पूछेगा यूपीएससी तो आप उसको कर लोगे। तो क्वेश्चन कैसा है, वेरी वेरी इजी यार। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन की अगर बात करें तो दिस इज काफ़ी यूनिक क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखी है, सिंस वॉर बिगिन इन द माइंड ऑफ मैन, इट इज इन द माइंड ऑफ मैन दैट द डिफेंस ऑफ पीस मस्ट बी कंस्ट्रक्टेड। अब ये ऑब्जर्वेशन फाउंड होता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक यूनाइटेड नेशन। अगेन मैंने आपको ऊपर बताया था ना, यूपीएससी का एक अलग ही प्यार है यूनाइटेड नेशन से। तो यूनाइटेड नेशन से जितने भी PYQ, जितने भी टॉपिक्स आप कवर कर पाओ थ्रू NCRTs कर लो यार। NCRTs में यूनाइटेड नेशन का कुछ भी दे रखा है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में देखी जाती है, तो इसका आंसर है यूनेस्को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये अब कटआउट किसका है, ये कटआउट NCRT का है मेरे दोस्त। और ये अब ऐसा नहीं है कि आप
सिर्फ एक इससे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी को पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ डालो। ये एक एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है नेशनल फोकस ग्रुप ऑन एजुकेशन फॉर पीस। उसमें आप सर्च करोगे तो आपको ये पीस मिल जाएगा जहाँ पे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनेस्को दे रखा है। अब आपका होमवर्क क्या है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट किसने दे रखी है, क्योंकि स्टेटमेंट तो पूछ ली। अब ये स्टेटमेंट बोली किसने, ये है मारिया मॉन्टेसोरी, ठीक है, मॉन्टेसोरी, राइट, ठीक है, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टेटमेंट है ये मारिया की है, ठीक है, मारिया जी की स्टेटमेंट है। तो नेक्स्ट टाइम यूपीएससी आपसे ये जरूर पूछ लेगा। तो अगेन क्वेश्चन कैसा लगा, तो यार ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, ये इजीली नहीं कर पाएगा कोई अनटिल अनलेस आपने कहीं इसको पढ़ा ना हो, राइट। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है अबाउट आईपीसी। इस बार यूपीएससी ने आईपीसी को टच कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी कम क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी इंडियन पीनल कोड या फिर सीआरपीसी, राइट, सीआरपीसी से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इंडियन पीनल कोड को रिकमेंड करा था फर्स्ट लॉ कमीशन में। अब देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो नो डाउट ये इजी कैटेगरी का क्वेश्चन ही है, लेकिन क्वेश्चंस को करा कैसे जाता है, जो नहीं आ रहा क्वेश्चन लेकिन उसको भी देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट को तो बाद में देखेंगे, पहले सेकंड को देखते हैं। इंडियन पीनल कोड 1860 हैज बीन कंप्लीटली रिप्लेस्ड बाय द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो ये तो देखो यार पूरा करंट अफेयर बेस्ड स्टेटमेंट है, और ये आपको पता होना चाहिए जो आईपीसी है, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंट एक्ट 1872 है, ये अब रिप्लेस हो चुके हैं। अब जो इनका जो रिप्लेस हुए हैं वो उनका नया नाम क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आईपीसी 1860 का टू बी रिप्लेस बाय भारतीय न्याय संहिता बिल। तो भारतीय न्याय संहिता, अब ये तो खैर एक्ट बन चुका है 2023 का। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट को कैसे पता लगाया जाए कि ये सही है गलत है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है लॉ कमीशन, और वो भी कौन सा, फर्स्ट लॉ कमीशन, है ना। एक मिनट, फर्स्ट लॉ कमीशन। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ कमीशन कौन से ईयर में आया है। अगर आपको ईयर का आइडिया है ना, तो आप इंडियन पीनल कोड 1860 का आप आइडिया लगा सकते हो। तो देखो इंडियन पीनल कोड 1860 में आया, राइट। तो ये फर्स्ट लॉ कमीशन 1860 से पहले आना चाहिए। अगर आपको इतना चीज पता है, इतना आइडिया है, तो आप रिस्क लेके स्टेटमेंट 1 को ठीक कर सकते हो। अब वो मैं आपको यहां से दिखाता हूँ। एनडीए 2021 का पीवाईक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉ कमीशन हेडेड बाय लॉर्ड मैकॉले इज आर करेक्ट, ठीक है। तो कौन, ये क्या है, लॉर्ड मैकॉले जो कमीशन बैठा था, ये ही अपना फर्स्ट लॉ कमीशन है। यही क्या है, अपना फर्स्ट लॉ कमीशन है। अब ये क्यों आया था, इट अटेम्प्ट टू कोडिफाई द लॉज को कोडिफाई करने आया था। तो जाहिर सी बात है जब ये लॉज को कोडिफाई करने आ रहा है, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म सिस्टम लेकर आ रहा है जुडिशरी में, तो हो सकता है कि इसी ने इंडियन पीनल कोड को रिकमेंड करा हो। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखो कहीं ना कहीं आपको पीवाईक्यूज ने हेल्प करी, राइट। और आप मुझे बताओगे कि फर्स्ट लॉ कमीशन कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, अंडर विच एक्ट, ठीक है। ये भी यूपीएससी के काफ़ी मतलब इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये आपके नॉलेज में होना चाहिए। तो फर्स्ट लॉ कमीशन आईपीसी ने रिकमेंड करा है, और ये आईपीसी 1860 भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर है बोथ, राइट। सो कैसा लगा क्वेश्चन, तो देखो दिस इज अ मॉडरेट क्वेश्चन, ठीक है, इजी नहीं था, इसमें आपको काफ़ी तिगड़मबाजी, काफ़ी दिमाग और कैलकुलेटेड रिस्क के बाद आप करोगे, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल नहीं था, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको पीवाईक्यूज ने इसमें हेल्प करी, हार्ड से शिफ्ट करके इसको मॉडरेट बना दिया पीवाईक्यू ने। तो देखो पीवाईक्यूज आपको हर मोड पे मदद करेंगे। अगेन अब यहाँ पे क्वेश्चन है रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लास कमीशन इन इंडिया, ठीक है। तो बैकवर्ड क्लास कमीशन यूपीएससी का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है, पहली बात, ठीक है। मैं आपको एनसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, इसके आपको मैं कम से कम 10 पीवाईक्यूज दिखा सकता हूँ, राइट। तो ये काफ़ी रिपीटेड थीम है, और ये रिपीटेड थीम आपको अगेन प्रथम अस्त्र में मिल जाएगा। सो प्रथम अस्त्र देखो आप किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जो अपकमिंग आपका CAPF एग्जाम है, और अगर आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम है, तो प्रथम अस्त्र आपके लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा एज आपके प्रिपरेशन में प्रोवाइड कर सकती है। सो अगेन यहाँ पे बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में दे रखा है। तो पहला बोला है कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट करा था, और उसका नाम, उसको फेमसली कहा जाता है काका कालेलकर कमीशन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके चेयरमैन पर्सन का नाम था काका कालेलकर, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट, द थर्ड बैकवर्ड क्लास कमीशन इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसको कहा जाता है मंडल कमीशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूपीएससी ने खेला किसके साथ है, यहाँ खेला है थर्ड के साथ, क्योंकि ये थर्ड
कमीशन नहीं है, दिस इज सेकंड कमीशन, क्योंकि नेशनल सॉरी बैकवर्ड क्लास कमीशन के आज तक सिर्फ 2 कमीशन बनाए। वो है पहला काका कालेलकर कमीशन और सेकंड है मंडल कमीशन, राइट। अब आपको पता होना चाहिए क्या मंडल कीवर्ड यूपीएससी ने पीवाईक्यू में पूछा है? यस पूछा है। यहाँ पे मंडल कमीशन, ठीक है, एंटी मंडल कमीशन। एक्चुअली क्या होते हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिले थे, यूथ अनरेस्ट हुआ था जब ये मंडल कमीशन आ रहा था, ठीक है, राइट। तो उस चीज़ के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। तो मंडल कमीशन यूपीएससी ने अपने पीवाईक्यू में पूछ रखा है। और अगेन एनसीबीसी से क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगर आपने एनसीबीसी के बारे में पढ़ा है तो आपने ये काका कालेलकर और मंडल कमीशन के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और ये लक्ष्मीकांत में क्लियरली दे रखा है। और इसका पीवाईक्यू तो मैंने आपको दिखा दिया। अब थोड़ा एनसीईआरटी का सोर्स देख लेते हैं। तो ये सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये सोशियोलॉजी की किताब है, चैप्टर 5 दे रखा है, पैटर्न ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। काफ़ी ब्यूटीफुल चैप्टर है। और उसमें आप यहाँ पर देखोगे कि फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो कि काका कालेलकर, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी 1953 में, और सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन बना था बीपी मंडल कमीशन, राइट। तो ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में दे रखी है। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लिया, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोशियोलॉजी की पूरी 2 किताब पढ़ डालोगे, ठीक है। ये आपको अच्छा आरओआई नहीं देगा, है ना। हमेशा याद रखो कि आपके टाइम की, जो आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आरओआई हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। वहीं वर्क करो तो कम प्रिपरेशन में भी आप एग्जाम क्लियर करोगे, राइट। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? ओनली 1। याद रखना, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन होता है मंडल कमीशन। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हमारा हो जाता है खत्म। और अगेन आई विल आस्क यू, क्वेश्चन कैसा था? दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन यार, ठीक है। मंडल कमीशन इज सो कॉमन, एवरीवन नोज अबाउट इट। अगर आपको नहीं पता तो दैट मीन्स आपको अभी पॉलिटी में काम करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट। मैंने आपको दिखाया 16 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। और कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन देखो यार, मैंने सिर्फ पीवाईक्यूज से ही दिखाए। कितने पीवाईक्यूज से मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन दिखा दिए। और जो नॉन डुएबल क्वेश्चन थे उनको भी मैंने दिखाया कि वो कैसे पीवाईक्यू से आप डुएबल कर सकते हो। अगेन आपको प्रथम अस्त्र के रिगार्डिंग कुछ भी अगर क्वेरी चाहिए हो या फिर आपको उसको परचेज करना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर 8860288368 इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो अगला एनालिसिस जल्दी आएगा। और इस एनालिसिस का जो पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ओनली पीवाईक्यूज पर मिल जाएगा।